समय ये किताब लिख रहे थे उस टाइम कितनी बार आंखों में आंसू आए? मैं सच कहता हूँ, ईमानदारी से बताता हूँ कि 3 बार ऐसा वाकया इस किताब को लिखते समय हुआ जब मैं खुद कुछ देर के लिए अपनी कलम रख के अपनी आंखों को छुपा के बैठा हूँ। इनके गांव में भी इनकी तस्वीर लगी है और स्कूल का नाम तो इनके नाम से था ही, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ऐसा शहीद जो प्रत्येक बच्चे की किताब में होना चाहिए, इतिहास के प्रत्येक पन्ने पर होना चाहिए और इसके नाम से कुछ बड़ा होना चाहिए जिससे पूरा देश जाने और इससे इसकी शहादत से शिक्षा प्राप्त करे। छोटी मोटी जो बातें गांव में हो जाती हैं, जातीय लगाइए, धार्मिक लगाइए या दूसरे लगाइए, वो चलती रहती है। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है कि जानबूझ के या किसी बड़े गलत निर्णय से कोई इनको दरकिनार किया हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो पिछड़े इलाके से आते थे और थोड़े से छोटे थे, इसलिए शायद नज़र थोड़ी सी कम गई। ਸਿਰਫ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। सत श्री अकाल। नमस्ते मैम, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत आभार मैम, बहुत बहुत आभार आप सबका। 13 साल की उम्र है, शहादत होती है, क्या वजह रहती है? इतना जुनून कहाँ से पैदा होता है कि मैंने देश का तिरंगा वहाँ उस तक पर जाके लहराना है कि जहाँ पे डर लगता है हर बंदे को कि कहीं मुझे कुछ होना जाए, सबको अपनी जान प्यारी है। इतनी ज़्यादा कहाँ से जुनून कहाँ से आता है इतना? ये बड़ा रोचक प्रश्न है आपका कि इतना जुनून आता कहाँ से है। जब मैं जब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, एक चैप्टर छोटा सा पढ़ा, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उसी जिज्ञासा में मैं भी अंदर घुसता चला गया कि ये हुआ कैसे, सब कैसे हुआ। तो तब पता चला कि भाई ये अकेला वीर नहीं है उस घर का। इसके दादाजी भी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इसके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे और वहीं से इस बच्चे में अंकुर उपजा है देश को आज़ाद कराने का। और इतना निडर, इतना जिद्दी अपने काम के प्रति और जुनूनी कि अपनी 13 साल की उम्र में भी सीने में गोली खाकर शहादत दे दी। तो आप अंदाज लगाइए कि इसके माता पिता ने इसको क्या शिक्षा दी होगी, इसके परिवार ने क्या शिक्षा दी। बहुत बड़ी शहादत हम इसे कहेंगे, क्योंकि इस उम्र में तो बच्चे को इतनी होश भी नहीं होती मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इतनी बड़ी शहादत होती है, किसी भी बुक में हमने आज तक नहीं पढ़ी कि ऐसा कुछ आज हम यहाँ पे सुन रहे हैं आपके मुंह से। आपकी ये किताब हमें बता रही है कि ये शहादत होती है, पर हमने इससे पहले कभी नहीं सुना। क्यों ऐसा, क्यों? हर एक जो राइटर होता है उसके अंदर जो वो होता है कि मैं कुछ नया लिखूं, इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं लिखा गया? ये मेरे लिए बड़ा रोचक विषय था कि भाई साहित्यकारों और इतिहासकारों की नज़र उन तक पड़ी क्यों नहीं। आप ये देखिए कि 1950 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके क्षेत्र में आए तो इनके परिवार को उन्होंने सम्मानित किया है और इसके नाम पे जिस विद्यालय में ये पढ़ते थे इनके नाम पे उस विद्यालय का नाम रखा गया है। उसके बाद भी साहित्यकारों और इतिहासकारों की नज़र क्यों नहीं पड़ी इसके ऊपर। मैं रोहतक में रहता हूँ, मेरे शहर से देवरिया शहर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, लेकिन एक विद्यार्थी और एक अध्यापक होने के कारण मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा पनपी कि भाई ये शहीद जो था इतना छोटी उम्र का, ये आंखों से ओझल कैसे हुआ। तो मैं वहाँ गया तो इनका क्षेत्र जो है शहर से काफ़ी दूर है। गांव जो है बिल्कुल छोटा सा, यूँ समझ लीजिए कि जिसको हम कहते हैं कि भाई कटा हुआ सबसे काफ़ी दूर है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि भाई साहित्यकारों और इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं अपनी नज़र इनसे दूर रखी है, वो गलत था। अब ये नहीं छुपेंगे। मैं लिख चुका हूँ इनके ऊपर उपन्यास, वह नन्हा सरफरोश शहीद रामचंद्र विद्यार्थी। लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इस शहीद को उनको वास्तविक श्रद्धांजलि मिलेगी। अब
सरकार, आपने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके घर पहुंच चुके हैं, इनको जो भी मान सम्मान वो दे चुके हैं। एक शहीद जब शहीद होता है ना, उसको बहुत मान सम्मान मिलता है, काफ़ी ज़्यादा। आप जानते हैं कि उसको कितना मान सम्मान मिलता है आज तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू का टाइम तो बहुत पुराना टाइम था, आज के टाइम भी आप उसको उनको बुक से ज़िंदा रख रहे हैं, पर इस टाइम के अंदर कोई भी लीडर या कोई उनके घर में पहुंच के उनको याद करता है? मैं जब इनके परिवार से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के लीडर उसको याद नहीं करते, समय समय पे याद करते हैं। इनकी याद में कुछ स्मारक बनाए भी गए हैं। जिस कलेक्ट्रेट पर इन्होंने झंडा फहराया था उसको इनका नाम देकर उसको संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। इनके गांव में भी इनकी तस्वीर लगी है और स्कूल का नाम तो इनके नाम से था ही, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ऐसा शहीद जो प्रत्येक बच्चे की किताब में होना चाहिए, इतिहास के प्रत्येक पन्ने पर होना चाहिए और इसके नाम से कुछ बड़ा होना चाहिए जिससे पूरा देश जाने और इससे इसकी शहादत से शिक्षा प्राप्त करें। भेदभाव देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार का भेदभाव मैं देख रहा हूँ वो कुछ, अब क्या कहें उसको, अपने देश की स्थिति भी हो सकती है। भाई ग्रामीण इलाका था, पिछड़ा इलाका था, लोग वहाँ तक इलाका नहीं मैटर करता, जो उस बच्चे ने सबके लिए शहादत, उसने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, उसने पूरे भारत के लिए किया, तो उसको हम ये चीज़ का नाम नहीं दे सकते। पर आप किस तरह से देखते हैं भेदभाव का मुद्दा, इस चीज़ में किस तरह देखते हैं? नहीं, बस मैं यही मान सकता हूँ जी, जो इतिहासकार और साहित्यकार हैं उनकी नज़र नहीं पड़ी, बस यही मान के चलिए। अगर किसी ने जानबूझकर इनको अगर दरकिनार किया है तो वो उसकी मिस्टेक है, गलती है, उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा। हाँ, मैं इनके परिवार से मिला हूँ, गांव में इनका बड़ा रसूख है, पूरा गांव बड़ा इनसे प्रेम करता है। और जब मैं ये लिख रहा था तो उस समय गांव के सरपंच होते थे रामलचन पांडे, वो बड़े मददगार थे इनके, बहुत सहयोगी थे। तो छोटी मोटी जो बातें गांव में हो जाती हैं, जातीय लगाइए, धार्मिक लगाइए या दूसरी लगाइए, वो चलती रहती है। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है कि जानबूझ के या किसी बड़े गलत निर्णय से कोई इनको दरकिनार किया हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो पिछड़े इलाके से आते थे और थोड़े से छोटे थे, इसलिए शायद नज़र थोड़ी सी कम गई। छोटे थे तो नज़र ज़्यादा पड़नी चाहिए थी। चलो, 6 पार्ट्स के अंदर आपने इस बुक को लिखा है, 7 पार्ट्स, माफ़ करना, 7 पार्ट्स के में आपने इस बुक को लिखा है। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि इस बुक के अंदर आपने किस किस चीज़ को ऐड किया है। ये 7 पार्ट से मैंने इस पुस्तक को लिखा है। 1921 गांधी जी गोरखपुर के बाले मियाँ मैदान में असहयोग आंदोलन के लिए अपनी तकरीर करने आए थे, भाषण देने के लिए आए थे। उस भाषण को इसके दादाजी और इसके पिताजी भी सुन रहे थे। इसके पिताजी उस समय 16-17 वर्ष की उम्र के थे और दादाजी इसके दादाजी रहे होंगे 40-42 साल की उम्र के। तो वहीं से इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, उसी सम्मेलन से, और वहीं से इनके परिवार में आज़ादी के लिए लड़ने का जुनून पैदा हुआ था। 1929 में इनका जन्म हुआ है, रामचंद्र विद्यार्थी का। और परिवार की जैसे परिस्थिति थी ही, पिताजी बड़े संलग्न रहते थे, दादाजी भी बड़े मतलब इत्तेफाक रखते थे आज़ादी के आंदोलन से, तो वो संस्कार इसके अंदर पड़ते चले गए। 1942 में जब इनकी शहादत हुई, उसके बाद जो है उनके पिताजी, माँ, चाचा, जो दूसरे परिवार के लोग थे, उन सबको छिपना पड़ा क्योंकि पुलिस इनके पीछे पड़ लगी थी। इसलिए जो छोटे भाई हैं वो इसकी शहादत उन्होंने देखी ज़रूर थी, लेकिन जिस तरह का जुनून और जिस तरह की आज़ादी के प्रति वो लगन थी, वो कहीं न कहीं वो अछूती रह गई, क्योंकि वो उनको सब कुछ छिप जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि वो उसमें शामिल नहीं थे, बाकायदा दर्द झेल रहे थे उस समय की जो फिरंगी सरकार थी। इसलिए सारा परिवार स्वतंत्रता के आंदोलन में इन्वॉल्व था, शामिल था, और इस छोटे बच्चे का तो कहना ही क्या, इन्होंने तो अपनी जान ही खपा दी थी। जिस समय ये किताब लिख रहे थे उस टाइम कितनी बार आंखों में आंसू आए कि इतना छोटा बच्चा परिवार से बिछड़ा, परिवार का चिराग परिवार से बिछड़ा, कितनी बार आंसू आए आंखों में? देखिए मैम, अब मैं आपको बताने लगूंगा तो फिर मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये मान के चलिए, जब लेखक कोई चीज़ लिखता है, अगर वो उसको खुद फील नहीं करता, खुद महसूस नहीं करता, तब तक वो दूसरे को वो महसूस करा भी नहीं सकता। तो मैं सच कहता हूँ, ईमानदारी से बताता हूँ कि 3 बार ऐसा वाकया इस किताब को लिखते समय हुआ जब मैं खुद कुछ देर के लिए अपनी कलम रख के अपनी आंखों को छुपा के बैठा हूँ। एक बार जब इसकी माँ की शादी हुई, वो बेटी की जो विदाई होती है वो मुझे भिगो गई अंदर तक। और दूसरा, जब इसकी शहादत होने को थी, अभी तक उसकी आंखें मूंदी नहीं थी पूरी तरह से, तो अपनी सांसों को संभाल कर ये कहता है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैं अपनी माँ से वायदा करके आया था कि मैं शाम को वापस घर आ जाऊंगा। तो ये बड़ा एक मार्मिक दृश्य था मेरे लिए।
गोली लगना तक मैं भावुक नहीं हूँ, सच कहूँ तो, क्योंकि वहाँ निडरता है, वहाँ साहस है। लेकिन जब ये कहता है कि मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दे, क्योंकि मैं वायदा करके आया था मैं शाम को घर आ जाऊँगा, वो मेरे लिए सबसे मार्मिक पल था। और तीसरा पल तब था जब इसकी शहादत हो गई, इसकी अंतिम क्रिया हो गई, उसके बाद जो इसके साथी हैं, अध्यापक हैं, वो जा नहीं रहे हैं छोड़ के उसके फिनरल को। जब सुबह उसकी चिता ठंडी हुई, तब उसकी चिता की राख अपने माथे में लगा के वहाँ से निकले वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतनी जो रोमांचक आपने ये किताब लिखी है, क्योंकि ये ऐसे के सवाल जो हैं ये यूपीएससी की परीक्षा में भी ज़रूर आने चाहिए। हर एक बच्चे को और आने वाले नौजवान को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बहुत अच्छा काम आपने किया है कि इसके बारे में जो नॉलेज है वो आपने पूरे देश के साथ बांट रहे हैं। जी बिल्कुल मैम, देखो ये शहादत जो है ना, ये बहुत बड़ी प्रेरणा इस देश के लिए बन सकती है। अपनी आज़ादी के अब हम 78वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, और वो शायर की मुझे पंक्तियाँ याद आती हैं, भाई शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों को बाकी यही निशान होगा। ये सच्ची बात है। जब तक हम अपने शहीदों को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक हम अपने देश की आज़ादी को फील नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। और ये किताब लिखी भी इसीलिए गई है कि भाई हम अपने शहीद को जानें और अपने आज़ादी के मूल्य को पहचानें। अपने देश को आज़ाद रखने के लिए हम तैयार रहें, हम ही हैं। अगर पीछे हट गए, अपने शहीदों को नहीं पहचाना, तो आज़ादी अक्षुण्ण नहीं रहेगी। यही इस संदेश के साथ मैंने किताब लिखी है, और ज़रूर ये बच्चों को ज़रूर पढ़नी चाहिए, बड़ों को भी पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए।